हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं सामयिकी को, है ना, यानी कि करंट अफेयर्स को। और आज हम देखेंगे 16 दिसंबर 2024 को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ राज्य समाचारों के बारे में, कुछ बैंकिंग और वित्त समाचारों के बारे में, कुछ रक्षा समाचारों के बारे में, कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में, खेल समाचारों के बारे में, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तकें और लेखक समाचारों के बारे में, रैंक और रिपोर्ट समाचारों के बारे में, पुरस्कार और मान्यताएं समाचारों के बारे में, और कुछ शोक समाचारों के बारे में। यानी कि राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तकें और लेखकों के समाचार, रैंक और रिपोर्ट्स के समाचार, पुरस्कार और मान्यताओं के समाचार और शोक समाचार। परंतु शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक डिस्क्लेमर है, एक असवीकरण है, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें, इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़े। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार से है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए पहले हम बात करते हैं राज्य समाचारों के बारे में। तो पहला समाचार है कि भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर सितंबर 2025 तक यूपी के गोरखपुर में स्थापित होगा। भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर और शिक्षण केंद्र सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सुथनी गांव में स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर नगर आयुक्त गौरव सोगरवाल द्वारा प्रस्तुत परियोजना का उद्देश्य नवाचारी और सतत कचरा प्रबंधन समाधान को बढ़ावा देना है। 40 एकड़ में फैला ये पहल विभिन्न प्रकार के कचरे को संसाधित करने के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल का उपयोग करेगा, जिससे चारकोल और बायोकम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी बायो सीएनजी जैसे मूल्यवान उत्पाद उत्पन्न होंगे। परियोजना में 3 समर्पित संयंत्र शामिल हैं। पहला एक सूखा कचरा संयंत्र, एक गीला कचरा संयंत्र और एक खतरनाक कचरा संयंत्र, जो कि गोरखपुर की कचरा चुनौतियों का समाधान करते हैं और 8 पड़ोसी शहरी स्थानीय निकायों की सेवा करते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ 300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना और राजस्व उत्पन्न करना है। तो देखिए, इस खबर के बारे में अगर हम विस्तार में बात करें तो पहला हमें यह समझना है कि यहाँ पे आप एक शब्द समझ सकते हैं, कचरा प्रबंधन। ठीक है, अब ये होता क्या है इसे समझ लेते हैं। कि देखिए, जब हम बात करते हैं भारत जैसे देश की, जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, इतने बड़े उत्पादों का सेवन किया जाता है और एक बहुत बड़ा बाजार है, तो अक्सर क्या चीजें होती हैं कि लोग चीजों को इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, जिससे कचरा उत्पन्न होता है। और भारत की ये एक विशेष समस्या बनाई है। अगर आप बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो उसका जो हमारा उद्देश्य था वो भी इसी प्रकार का था कि जो कचरा है उसको किसी तरीके से हम लोग समेट सकें, उसको फैलने से रोक सकें। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि कचरा ना सिर्फ सौंदर्य को खराब करता है, एक शहर जो कि बहुत सौंदर्यमय है, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन उस शहर की सड़कों पे बड़ी तादाद में कचरा फैला हुआ है। तो क्या होता है, ना सिर्फ उस शहर की सौंदर्यमयता में, उसकी खूबसूरती में खराबी आती है, बल्कि जो कचरा है वो कई तरह की बीमारियों को जन्म भी देता है। जैसे कई तरह के मच्छर हैं जो उन कचरे से उत्पन्न होते हैं, कई तरह की और सारी आपकी बीमारियां हैं जो कि उस कचरे के वजह से आती हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ हम अपने स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। इस सब के सिवा, इस सामाजिक तत्व के सिवा अगर हम दूसरे तत्वों को भी अपने ध्यान में रखें तो देखिए, जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आपके, अगर आप उनमें जाएं तो उनमें आपको इतना कचरा देखने को नहीं मिलेगा।
सेवन वो लोग भी कर रहे हैं पर कचरा नहीं है। कारण क्या है कि वो उस कचरे को किसी ना किसी तरीके से दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका कचरा प्रबंधन भी हो जाता है, साथ ही साथ जो कई सारे उप उत्पाद या फिर बाय प्रोडक्ट उस कचरे से निकल के आते हैं, उसका इस्तेमाल करके वो अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर लेते हैं। तो ये सब देखने के बाद भारत भी काफी समय से प्रयास कर रहा है और ऐसे में ही भारत का एक पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर बनने जा रहा है, जो कि होगा गोरखपुर, जो कि आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है या उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में पड़ता है। ठीक है, और ये आपका एकीकृत कचरा प्रबंधन है, यानी ये सिर्फ ना गोरखपुर के कचरे को प्रबंध करेगा, उसको समाधान करेगा उसका, बल्कि 8 और पड़ोसी शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनको भी ये अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। और इसका कचरा प्रबंधन शहर और उसके मुताबिक जो शिक्षा जरूरी है, उसके लिए शिक्षण केंद्र जो है वो सितंबर 2025 तक गोरखपुर के सुथनी गांव में, ये जगह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, यहां पे स्थापित किया जाएगा। इसकी जो आप कह सकते हैं जो इसका अनुमोदन है वो किसने किया है? जो नगर आयुक्त हैं गोरखपुर के गौरव सोगरवाल ने किया है। इसका कुल क्षेत्रफल 40 एकड़ में फैला हुआ है और इससे हमारा जो उत्पाद निकालने की हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम लोग बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी बायो सीएनजी निकाल सकें, जिसको ना सिर्फ हम घरेलू कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि बेच भी सकते हैं, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, साथ ही साथ हमें इस्तेमाल करने के लिए एक नया ऊर्जा स्रोत भी मिल जाएगा। दूसरा, चारकोल। देखिए, चारकोल का इस्तेमाल आमतौर पे सड़कें बनाने में और कई तरह की चीजों में किया जाता है, तो इसी वजह से यह एक महत्वपूर्ण विनिर्माण उत्पाद हो जाता है। तो चारकोल जो है वो भी हम इससे उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि ना सिर्फ हम कचरे को सही तरीके से संसाधित कर रहे हैं, प्रबंधित कर रहे हैं, बल्कि जो हमारा अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो भी काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इसमें हमने 3 तरह के संयंत्र को शामिल किया है। सबसे पहला संयंत्र सूखे कचरे को नियंत्रित करेगा, उसको देखेगा। दूसरा गीले कचरे को, और तीसरा एक खतरनाक कचरा, यानी वो कचरा जो कि आपका हॉस्पिटल से आता है, अस्पतालों की दवाइयां हो गई जो एक्सपायर हो गई हैं, खत्म हो चुकी हैं, कई तरह के आपके केमिकल हो गए, आपकी प्लास्टिक हो गई। तो इस तरह का जो खतरा है जो वातावरण और वहां पे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरात्मक है, उसको संशोधित करेगा। ठीक है, और 8 पड़ोसी शहरी निकायों को देखेगा, इसलिए हम इसको एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर बोल रहे हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे हम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसने एक हस्ताक्षर पे साइन किए जो कि समझौता ज्ञापन था और लगभग 300 करोड़ का निवेश किया है इस एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर योजना को समर्पित के लिए। ठीक है, तो ये कुछ खबरें हैं जो कि आपको यहां पे याद रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया। दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एम्स रायपुर में राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान, जो कि एक 100 दिवसीय स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में कुष्ठ रोग, तपेदिक टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों को समाप्त करना है, जो 24 मार्च 2025 तक चलेगी। इस पहल के तहत इन बीमारियों से पीड़ित लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें परीक्षण और उपचार के लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। अभियान में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच और उपचार भी शामिल है, जिससे कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार होगा और रोग उन्मूलन में तेजी आएगी। तो देखिए, यदि हम बात करें तो ऐसे कुष्ठ रोग हो गए, तपेदिक टीबी हो गई, मलेरिया हो गई, ये सारी कई बीमारियां जो हैं भारत में कई राज्यों में है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ही ऐसा कुछ माहौल है, भारत के कई राज्यों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण क्यों जाता है इसको समझते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ भारत के उन राज्यों में से एक है जो कि नक्सल प्रभावित राज्य है। बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरुआत हुई थी एक क्रांति की। ठीक है, कि कई सारे जो आदिवासी तत्व थे वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। उनका कहना ये था कि सरकार जो है हमें
हमें वो सेवाएं नहीं दे रही जिसके हम हकदार हैं। और इसीलिए उन्होंने एक अभियान का शुरुआत की जिसे हम कहते हैं नक्सल अभियान। और उसका जो शुरुआती उद्देश्य था वो क्या था कि भारतीय सरकार को मजबूर किया जाए कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग हाशिए पे हैं या जो लोग दूर दराज के इलाकों में हैं, उन सभी को वो सेवाएं दी जाए जो बाकी आम भारतीय नागरिकों को मिलती है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो अभियान था ये राजनीतिक होता चले गया और इसी के साथ साथ ये बहुत ही बड़ा आंदोलित होता चले गया, या ये कहें शस्त्र आंदोलित होता चले गया। यानी जो नक्सल लोग थे जो शुरुआत में सिर्फ शांति प्रिय विरोध कर रहे थे, उन्होंने बाद में हथियार उठा लिए और आज के समय ये भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे स्थापित हो चुके। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जहां पे कई सालों से ये जो समस्या है ये चली आ रही है, जिसकी वजह से जो राज्य का विकास था वो उस तरीके से नहीं हो पाया। सरकार की जो रणनीति थी कि हमें नक्सलवाद को रोकना है, नक्सलवादियों का जो उद्देश्य था कि हमें सरकार को झुकाना है, इन दोनों के बीच में जो छत्तीसगढ़ के कई सारे लोग हैं वो पिसते चले गए। कई सारे जो समुदाय थे वो कहीं ना कहीं वंचित रह गए उन सेवाओं से जो आम नागरिकों को भारत में मिलती है। तो ऐसे में जो छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल है कि हम निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान चलाएं, जिसके तहत जो लोगों को विकास से वंचित रखा गया, चाहे वो स्वास्थ्य में विकास हो या बाकी चीजों में हो, तो यहाँ पे जो इनका मुख्य आप कह सकते हैं उद्देश्य है वो फिलहाल स्वास्थ्य विकास तक पहुंचना है। यानी वो लोग जो कि कुष्ठ रोग, तपेदिक, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सेवाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं नक्सलवादी इलाके होने की वजह से, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सुधारने की कोशिश की जा रही है। ये जो अभियान है ये दिसंबर 2024 में शुरू होगा और 24 मार्च 2025 तक चलेगा। इसमें शामिल क्या क्या है? इन बीमारियों से पीड़ित लोगों की पहचान और उन्हें परीक्षण और उपचार। अभियान में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच और उपचार भी शामिल है, ताकि जो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी जो पहुंच है दूर दराज के इलाकों में, आदिवासी इलाकों में या उन इलाकों में जहां पे नक्सलवाद बहुत हद तक फैल चुका है, उस सभी में पहुंच में सुधार हो और जो लोग वहां पे रोग से पीड़ित हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके ताकि उन्हें इस रोग से मुक्ति मिले और लोगों का जो भरोसा है सरकार में वो विकसित हो। क्योंकि जब लोगों का भरोसा सरकार में विकसित होगा तो अपने आप ही जो नक्सलवादियों की एक सोच है कि सरकार को झुकाना है, इस पूरे इलाके को यहां से भारत से अलग कर देना है, वो सोच कामयाब नहीं हो पाएगी। फिर हम आते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचारों की तरफ। तो देखिए, एडीबी और एनएबीएफआईडी ने भारत के बुनियादी ढांचा वित्त पोषण अंतर को संबोधित करने के लिए एलओआई पे हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक और भारत के राष्ट्रीय बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कई बार लेटर ऑफ इंटेंट भी बोल देते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे हम इसे हिंदी में आशय पत्र कहते हैं। मनीला, फिलीपींस में एडीपी के समूह महानिदेशक रमेश सुब्रमण्यम और नाफेड के प्रबंध निदेशक राजकिरण राय जी द्वारा एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए। एडीबी ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा संक्रमण, शहरी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त एडीबी ने आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ एक हरित स्मार्ट राजधानी शहर के रूप में विकसित करने के लिए 778.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो देखिए, यहां पे अब इस खबर को अगर हम विस्तार से समझने की कोशिश करें तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देने लायक है। पहली चीज कि एशियाई विकास बैंक का नाम हम लगभग हर दूसरे लेक्चर में सुनते हैं। इस बैंक का उद्देश्य क्या है कि जो देश एशियाई महाद्वीप में पड़ते हैं उन सभी देशों के विकास पे ध्यान देना। भारत क्योंकि इस समय एशियाई महाद्वीप का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ही एक तरह से समझ सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था
और बहुत ही बड़ी उभरती हुई सैन्य ताकत है। तो ऐसे में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बुनियादी ढांचा चाहिए और उसके लिए भारत को चाहिए खूब सारा पैसा। तो भारतीय सरकार क्या करती है कि वो कई बार इन बैंकों के पास जाती है ऋण लेने के लिए, ताकि उस पैसे का आप कह सकते हैं व्यवस्था की जा सके, फिर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इसी पहल के तहत एशियाई विकास बैंक ने भारत की राष्ट्रीय बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ एक LOI, एक आशय पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, जिसके वजह से भारत की एक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को, जो कि सरकारी कंपनी है, इसको 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण दिया गया है, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल करके भारत का बुनियादी ढांचा जो है उसमें सुधार किया जा सके। ADB के समूह के महानिदेशक कौन है इस समय? रमेश सुब्रमण्यम। इन्होंने और नाफेड यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रबंधक निदेशक हैं वो है राजकिरण्य राय। इन दोनों ने नेतृत्व करते हुए इस LOI पे हस्ताक्षर किए हैं। इसी के बाद ये तो चलिए वो हो गया कि हम लोग बुनियादी ढांचा बना रहे हैं। इसी के बाद जो अभी आंध्र प्रदेश का अमरावती है, अब यहां पे एक चीज समझ लीजिए कि कई सारे लोग आज भी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को समझते हैं, जो कि सही नहीं। 2014 में आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से को आज हम तेलंगाना के नाम से जानते हैं, जो कि एक अलग राज्य है। एक हिस्से को हम आज भी आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का ही एक हिस्सा है, पुराना हिस्सा। तो जो राजधानी थी वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, कुछ समय तक वो हैदराबाद रही, लेकिन बाद में पूरी तरीके से हैदराबाद जो है वो तेलंगाना को सौंप दिया गया। तो इस समय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। तो अमरावती जो कि अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है, इसके बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए, हरित और स्मार्ट राजधानी के तहत विकसित करने के लिए ADB ने 778.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को भी मंजूरी दी है, ताकि इस शहर का विकास एक हरित स्मार्ट राजधानी के तौर पे किया जा सके। वहीं पे आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं ICICI बैंक ने ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए CBA के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। 2024 के 11 दिसंबर को ICICI बैंक लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक के साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार और व्यवसाय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक राकेश झा और CBA के बिजनेस बैंकिंग के समूह कार्यकारी माइक वैली लाइल द्वारा समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी बैंकिंग सेवाएं और प्रवासन सहायता प्रदान करके ऑस्ट्रेलिया भारत गलियारे में ग्राहकों का समर्थन करने का लक्ष्य रखती है। सहयोग आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देगा, व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के लिए चल रही वार्ताओं के साथ संरेखित करेगा। तो देखिए, अब हम बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते काफी मजबूत हैं। चाहे आप अर्थव्यवस्था के लिए ले लें, चाहे आप सामाजिक तौर पे ले लें, चाहे आप सैन्य ताकत के तौर पे ले लें। अगर हम भौगोलिक रणनीति की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड के भी सदस्य हैं। हम जानते हैं कि क्वाड जो है, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं कई बार, उसमें 4 देश आते हैं, जिसमें से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो रणनीति और सैन्य ताकतों पे भी ऑस्ट्रेलिया और भारत काफी हद तक एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। वहीं पे हम बात करें अर्थव्यवस्था और व्यापार की भी, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए कई तरीके के और नई नई चीजें करते जा रहे हैं। इसी चीजों के एक भाग के तौर पे 11 दिसंबर 2024 को भारत का जो ICICI बैंक है, उसने ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक के साथ में एक MOU साइन करा है, उस पर हस्ताक्षर किए। ICICI बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो राकेश झा थे, और CBA के जो बिजनेस बैंकिंग के कार्यकारी हैं वो हैं माइक वैसी लाइल। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये दोनों ही अपने अपने संस्था का नेतृत्व कर रहे थे इस डील के लिए। इसकी वजह से होगा क्या कि जो बैंकिंग सेवाएं हैं और प्रवासन सहायता है वो साझेदारी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया में की जा सकेगी, यानी एक नया गलियारा बनेगा, ताकि जो ग्राहक हैं
जो भारत के हैं और ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको काफी सहूलियतें मिले, जिसकी वजह से व्यापार और निवेश दोनों में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया में वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसी के साथ जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की बातें चल रही हैं उसमें भी ये संरेखित रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सेबी ने शीर्ष 500 शेयरों के लिए T+0 निपटान चक्र के विस्तार की घोषणा की। 2024 के 10 दिसंबर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इक्विटी कैश बाजार में वैकल्पिक T+0 रोलिंग सेटलमेंट चक्र के दायरे को विस्तारित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया। वैकल्पिक T+0 निपटान चक्र 31 दिसंबर 2024 तक बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 500 स्क्रिप्ट्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्रारंभिक चरण के लिए पात्र स्क्रिप्ट्स को T+0 निपटान के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हर महीने नीचे की 100 कंपनियों से शुरू करके जब तक कि शीर्ष 500 कंपनियां व्यापार के लिए उपलब्ध ना हो जाए। स्टॉक एक्सचेंज सुबह 8:45 बजे से 9 बजे तक केवल सुबह के सत्र के लिए उपलब्ध वैकल्पिक T+0 निपटान चक्र के तहत ब्लॉक डील विंडो के लिए एक तंत्र पेश करेंगे। तो देखिए, भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, असल में भारतीय शेयर बाजार को यह नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत से लेकर आज तक एक पहल रही है कि क्यों ना हम भारतीय शेयर बाजार को बहुत ही सहूलियत भरा बाजार बना दें। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई शेयर खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसके निपटान का एक चक्र होता है, जो कि कुछ समय पहले T+2 था, अब वो T+1 हो गया और अब ये T+0 हो गया। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये चीज क्या थी कि अगर आपने कोई भी शेयर खरीदा जो कि शीर्ष 500 शेयरों में से एक था, तो उसकी जो भी निपटान प्रक्रिया है वो अब उसी दिन पूरी कर दी जाएगी, जो कि सुबह 8:45 से 9 बजे तक की जाएगी। यानी जो शेयर धारक शीर्ष शेयरों में अपना पैसा लगा रहे हैं या वहां से अपना पैसा उठा रहे हैं, उनका जो निपटान है वो जल्दी से किया जाएगा ताकि उनको काफी सारी सहूलियतें मिल सके और जो बाजार है उसको पूरे तौर पे सहूलियतों से समाधान उसका किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। CCI अनुमोदन 10 दिसंबर 2024। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ब्लैकस्टोन इंक की शाखा BREP एशिया 3 इंडिया होल्डिंग्स को PTE लिमिटेड द्वारा बागमानी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और बागमानी रियो प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयर धारिता के संयुक्त अधिग्रहण को मंजूरी दी है। CCI ने VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 4 में हिस्सेदारी के लिए अधिग्रहण को भी मंजूरी दी। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का कोवेस्ट्रा एजी को 16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिकृत करने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया। इसके अतिरिक्त जैस्क्वायर इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक प्राइवेट लिमिटेड, थीसेन ग्रुप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर हिस्सेदारी के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी गई। तो अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है ये असल में जिम्मेदार है भारत में यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का जो बाजार है वो मुक्त रहे, उसमें किसी भी तरह का किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी हर व्यापारी के पास ये खुला मौका हो कि वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सके ताकि ग्राहकों को अच्छा खासा फायदा हो। तो इसी के लिए अगर भारत में कभी भी कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है या कोई भी दो बड़ी कंपनी आपस में हाथ मिलाती हैं, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन लेना जरूरी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके बाद भारत के बाजार में किसी भी प्रकार का कोई एक तरफा प्रभाव नहीं होगा और भारत की जो प्रतिस्पर्धा है वो बरकरार रहेगी। तो इसी बात को देखते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अभी हाल ही में कुछ चीजें करी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जैसे कि ब्लैकस्टोन इंक की शाखा BREP एशिया 3 इंडिया होल्डिंग्स को बागमानी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और बागमानी रियो प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयर धारिता के संयुक्त अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। CCI ने VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 4 में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का कोवेस्ट्रा एजी को 16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिकृत करने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है। इसके अतिरिक्त
जैक्सक्वायर इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक प्राइवेट लिमिटेड थिसन ग्रुप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर हिस्सेदारी के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई। तो ये सभी मंजूरी यह सुनिश्चित करने के बाद दी गई है कि भारत का जो प्रतिस्पर्धक बाजार है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े और कोई भी फैसला एक तरफा ना हो जाए, जिसकी वजह से एक छत्र राज किसी भी कंपनी का किसी भी क्षेत्र में स्थापित ना हो जाए कि उस क्षेत्र के ग्राहकों को दूसरा कोई भी मौका ना मिले किसी और की तरफ जाने का। ठीक है, आप आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि आरबीआई ने बर्मन परिवार को आरईएल में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बर्मन परिवार के रिलीगेयर इंटरप्राइजेस लिमिटेड में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी को 2,106 करोड़ रुपए में अधिकृत करने के खुले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 30 दिसंबर 2024 तक बर्मन परिवार के पास आरईएल में 25.12% हिस्सेदारी थी, जो आरबीआई की मंजूरी के बाद 51% तक अधिक हो गई। केंद्रीय बैंक ने आरईएल की वर्तमान बोर्ड प्रबंधन संरचना को बनाए रखने का निर्देश दिया और 31 मार्च 2026 तक परिणामी संरचना समूह में एनबीएफसी को समेकित करने की सलाह दी। बर्मन परिवार को अपनी प्रस्तावित ओपन ऑफर के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो देखिए, अगर हम अब बात करें तो आरईएल जो है वो असल में भारत में एक एनबीएफसी के तौर पे भी कार्यरत था, यानी कि हम कह सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो अब क्या हुआ कि एक बर्मन परिवार है जिसके पास पहले 30 दिसंबर 2024 तक आरईएल में 25.12% की हिस्सेदारी थी, लेकिन बर्मन परिवार ये चाहता था कि हम क्यों ना हिस्सेदारी को बढ़ा लें ताकि मालिकाना हक जो है वो हमारे पास आ जाए। तो ऐसे के लिए उन्होंने जब अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया आरबीआई के समक्ष, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी 25% तो है ही, हम 26% और लेना चाहते हैं, जिसके लिए हम 2,116 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो इस अधिकृत प्रस्ताव को अब आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब बर्मन परिवार के पास 51% की हिस्सेदारी हो गई है आरईएल में, यानी अब मालिकाना हक जो है आरईएल का वो बर्मन परिवार के पास चले गया है। इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आरईएल की जो अभी वर्तमान बोर्ड प्रबंधन संरचना है वो जैसी है वैसी ही बनी रहे, ताकि आरईएल में कोई भी इतनी जल्दी बदलाव ना हो जिससे कि भारतीय बाजार प्रभावित हो जाए। लेकिन साथ ही साथ 31 मार्च 2026 तक परिणामी संरचना समूह में एनबीएफसी को समेकित करने की सलाह भी दी है। लेकिन आरईएल एक एनबीएफसी होने के साथ एक कंपनी के तौर पे भी स्थापित था, इसीलिए बर्मन परिवार को अधिकृत करने के लिए आरईएल को अधिकृत करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी मंजूरी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिली है। हालांकि आरबीआई ने एनबीएफसी के तौर पे मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी कंपनी के तौर पे सेबी से जो मंजूरी आनी थी वो नहीं मिली है। तो अभी जो बर्मन परिवार है वो बैंकिंग फंक्शन तो होल्ड कर सकता है, लेकिन कंपनी फंक्शंस होल्ड नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं रक्षा समाचारों के बारे में। तो बीईएमएल को एमओडी से एचएमवीस 8x8 के लिए 136 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला। 2024 में 11 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बीईएमएल लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स 8x8 की आपूर्ति के लिए 136 रुपए का अनुबंध प्राप्त किया। यह वाहन भारत की रणनीतिक रक्षा अवसंरचना को बढ़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली परियोजना के तहत तैनात किए जाएंगे। एचएमवीस का मुख्य रूप से निर्माण केरल के पलक्कड़ स्थित बीईएमएल के संयंत्र में किया जाएगा और संचालन आवश्यकताओं के आधार पर अन्य सुविधाओं में भी उत्पादन किया जाएगा। मुख्य विशेषता में स्वतंत्र निलंबन प्रणाली, उच्च शक्ति वाला एयर कूल्ड इंजन, केंद्रीय टायर मुद्रास्फीति प्रणाली, एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली और एक बैकबोन ट्यूब चेसिस डिजाइन शामिल है। वाहनों को अत्यधिक जलवायु और ऊंचाई पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि बीएफएसएस परियोजना के संचालन क्षमता में वृद्धि होती है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो देखिए, भारत ने हाल फिलहाल में अपने दोनों पड़ोसी मुल्कों से सबक लेते हुए
अपनी रक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के प्रयास शामिल कर लिए। लेकिन भारत का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वो मुख्य तौर पे पहाड़ों में है, तो इसीलिए हमें उन वाहनों की, उन संयंत्रों की जरूरत है जो कि उच्च दाव में या फिर ये कहें ऊंचाई पर भी अच्छे से प्रदर्शन कर सके। इसी पहल में भारत ने एक और नई चीज जोड़ दी कि वो सभी होने चाहिए क्या, स्वदेशी, यानी हमें बाहर से ना मंगाने पड़े बल्कि हम अपने देश में उन्हें विकसित कर सकें। ऐसे में भारत की जो BEML लिमिटेड है, जो कि एक महारत्ना कंपनी है भारत की, जिसका असली में मतलब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इन्होंने एक HMV बनाया था जो कि 8 दूनी 8 के साथ चलता है, जिसमें 8 टायर है और 8 टायर में पावर है। इसको भारतीय सेनाओं के लिए प्रस्तुत किया गया था और अब रक्षा मंत्रालय ने इसकी आपूर्ति के निर्देशन दिए हैं। साथ ही साथ 136 करोड़ रुपए दिए हैं इसके अनुबंध प्राप्ति के लिए। HMV की मुख्य बात क्या है कि ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली में, यानी कि बैटल फील्ड सर्विलियंस सिस्टम परियोजना के तहत तैनात किए जाएंगे ऊंचाइयों पे, और इनका रडार जो है वो दुश्मन की हरकतों को भापेगा। और इसी के साथ जो हमारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो अपनी परियोजना को बना सकती हैं, अपनी योजना, नॉट परियोजना, अपनी योजना को उसी तरीके से विकसित कर सकती हैं। मुख्य विशेषताओं में स्वतंत्र निलंबन प्रणाली दी गई है, उच्च शक्ति वाला एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, केंद्रीय टायर मुद्रास्फीति प्रणाली दी गई है, एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली दी गई है, बैकबोन ट्यूब चैसिस डिजाइन दिया गया है। वाहनों को इस कदर बनाया गया है कि ये अत्यधिक जलवायु और ऊंचाई पर भी संचालित किए जा सके, यानी जो पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पे भी इन्हें आसानी से संचालित किया जा सके, ताकि हमारी जो रक्षा सेनाएं हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024 तक रूसी संघ की आधिकारिक 3 दिवसीय यात्रा पर थे। 2024 के 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना का जहाज तुशील नवीनतम बहुभूमिका स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को औपचारिक रूप से कलिंगराद रूस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 2024 में 10 दिसंबर को राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग के 21वीं सत्र की सह अध्यक्षता भी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर 2025 की शुरुआत में हुआ। तो यदि हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए, भारत और रूस जो हैं वो रणनीतिक और आर्थिक तौर पे एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। भारत जो है वो अपनी कई तरह की रक्षा आवश्यकताओं को रूस के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें हथियार भी शामिल हैं, मिसाइल भी शामिल हैं और कई प्रकार की जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो भी शामिल है। तो ऐसे में जो भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024 तक रशिया गए थे, रूसी संघ में गए थे और वहां पे उन्होंने 3 दिवसीय यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान भारत को तुशील मिला, जो कि असल में रशिया की नौसेना का कलिंगराद में शामिल था। इसे रूस में भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। इसकी खास बात क्या है कि इसके पास बहुभूमिका स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। स्टील्थ मिसाइल क्या होती हैं? देखिए, स्टील्थ मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जिनको रडार पकड़ नहीं पाता है। अगर आपने कभी मिसाइल दागे किसी भी दुश्मन देश पे, तो उनके रडार अगर उस मिसाइल को भाप गए तो वो अपना बचाव आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी मिसाइल खराब हो जाएगी। यानी मान लीजिए आपने तीर छोड़ा लेकिन सामने वाले के पास ढाल थी, वो बच गया, आपका तीर व्यर्थ हो गया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल्स का उपयोग करते हैं। स्टील्थ एक इस प्रकार का आप कह सकते हैं कवच है, जिसकी वजह से जो मिसाइल है उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। यानी अब आपने जो तीर छोड़ा, दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो ढाल कैसे अड़ाएगा, और ढाल नहीं अड़ाएगा तो उसका सर्वनाश निश्चित है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें स्टील गाइडेड मिसाइल्स मिले, जिसमें रशिया ने अभी बहुभूमिका स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में तुशील नाम से शामिल कर दिया है, जो कि रशिया के कलिंगराद में हुआ था। इसी के साथ 10 दिसंबर 2024 को राजनाथ सिंह ने जो मॉस्को यानी रशिया के जो रक्षा मंत्री हैं
आंद्रे बेलोसोव, इनके साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोगों की 21वें सत्र की सह अध्यक्षता भी की है। हालांकि अभी तक रक्षा मंत्री ही वहां गए हैं, लेकिन रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी भारत में यात्रा करने वाले हैं 2025 में। उनके दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निमंत्रण उन्हें दिया था 2025 में भारत आने का, उसी के उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह को भी रशिया भेजा गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कर्मन ड्रोन्स ने यूएसवी सॉल्यूशन को TCAL के साथ 5 वर्षों के लिए विकसित करने के लिए विकसित किया है। दिसंबर 2025 में कॉर्मन ड्रोन प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रप कंफर्ट्स लिमिटेड के साथ 5 साल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, ताकि बिना चालक वाले हवाई वाहन UAV समाधान विकसित किए जा सके। इस समझौते का उद्देश्य भारतीय रक्षा बलों, अर्धसैनिक इकाइयों, पुलिस, सरकारी एजेंसियों और नागरिक क्षेत्र के लिए मानव रहित हवाई प्रणाली और UAV समाधान बनाने के लिए दोनों संगठनों की ताकतों को मिलाना है। यह साझेदारी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करके भारत की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करती है। KPDL एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 3 अगस्त 2021 को हुई थी, और TCL एक भारतीय राज्य स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। तो अब इस न्यूज को समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कर्मन ड्रोन्स का चक्कर क्या है। देखिए, ड्रोन्स आपके कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। यदि आप इस पिक्चर को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ड्रोन्स आपके किस प्रकार से दिखते हैं। ये मानव रहित है, यानी इनको चलाने के लिए आप चाहे तो इन्हें कंप्यूटर से चला सकते हैं या रिमोट से चला सकते हैं। मानव को इसके भीतर बैठ के चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये ड्रोन में कैमरा लगा होता है जिसका इस्तेमाल हम निगरानी के लिए कर सकते हैं। इसके हैंडल का इस्तेमाल हम सामान लादने के लिए कर सकते हैं, और कई बार हम इनका इस्तेमाल फायरिंग करने के लिए, दुश्मन पे हमला करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ड्रोन जो है वो एक काफी अच्छा विकल्प है पुराने या पारंपरिक तरीकों के मुकाबले। पारंपरिक तरीके क्या थे कि मानव जो थे, इंसान जो थे, वही जा रहे थे, वही आ रहे थे। तो ऐसे में समय भी लगता था, पैसा भी लगता था, और जान को खतरा भी होता था। क्योंकि दुश्मन के इलाके में अगर आपका कोई भी व्यक्ति नजर रख रहा है और वो पकड़ा गया, तो आपको पता है कि दुश्मन उसको फूलों से नहीं सजाएगा बल्कि उसको मार देगा। तो ऐसे में ये जो ड्रोन है, ये क्योंकि नजर में भी नहीं आते, काफी ऊंचाई में उड़ सकते हैं, काफी ऊंचाई से भी नीचे का एक अच्छा खासा दृश्य देख सकते हैं। तो ऐसे में ये हमें काफी मदद देते हैं। तो हमारी जो पहल थी कि हमें ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ाना है, उसी के लिए कार्मन ड्रोन प्राइवेट लिमिटेड और ट्रप कंफर्ट्स लिमिटेड ने एक MOU रणनीतिक साझेदारी पे हस्ताक्षर किए हैं, ताकि हम इनका जो उत्पादन है वो बढ़ा सकें। जिससे कि फायदा किस किस को होगा? भारतीय रक्षा बलों को, अर्धसैनिक इकाइयों को, पुलिस, सरकारी एजेंसियों को और नागरिक क्षेत्र की मानव रहित हवाई प्रणालियों को। और हमने ये जो समझौता किया है, ये भारत की ही दोनों कंपनियों के साथ किया है, ताकि जो हमारी पहल थी मेक इन इंडिया, उसको बढ़ावा दिया जा सके। यानी हम उत्पादन तो बढ़ाएं, लेकिन हमें बाहर से सामान मंगाना ना पड़े, बल्कि हम भारत के अंदर ही उन्हें विकसित कर लें। तो KPDL की अगर हम बात करें तो ये असल में एक गैर सरकारी संगठन है जो कि स्थापित हुआ था 3 अगस्त 2021 को। वहीं पे TCL जो है वो भारतीय राज्य स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी है, यानी भारतीय सरकार के तहत ही आती है, जो कि 1 अक्टूबर 2021 को स्थापित हुई थी। तो अब ये दोनों मिलकर कार्मन ड्रोन्स को बढ़ाएंगे, उनका उत्पादन बढ़ाएंगे, जिससे कि भारत की जो आपूर्ति है वो भारतीय कंपनी ही पूरा कर पाएंगी। हमें बाहर से सामान आयात करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ESA ने पृथ्वी अवलोकन और समुद्री निगरानी को बढ़ावा देने के लिए तीसरा कॉपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह लॉन्च किया। दिसंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने तीसरे कॉपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह सेंटिनल-1C को 700 किमी की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। उपग्रह को फ्रेंच गयाना में यूरोप के स्पेसपोर्ट से वेगा सी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया।
जो कॉपरनिकस कार्यक्रम में 6वां सेंटिनल उपग्रह है। सेंटिनल-1C सेंटिनल-1 नक्षत्र को मजबूत करता है, जिसमें वैश्विक कवरेज और डेटा डिलीवरी को अनुकूलित करने के लिए कक्षा में 2 समान उपग्रह शामिल हैं। उपग्रह एक सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार उपकरण ले जाता है, जो समुद्री यातायात और पर्यावरणीय परिवर्तनों का पता लगाने और निगरानी करने की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो देखिए, अब हम इसकी बात करें तो असल में हमारी शुरुआत से एक आप कह सकते हैं चाह रही है कि हम अपने अंतरिक्ष को समझें, हम कई तरह के उपग्रहों का इस्तेमाल करें ताकि हम विश्व भर में निगरानी रख सकें, साथ ही साथ हम अंतरिक्ष को भी समझ सकें। अगर हमें अंतरिक्ष की समझ मिल गई तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से मानव जाति उत्पन्न हुई, किस प्रकार से अंतरिक्ष में चीजें होती हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई भी चीज खतरा बनती है तो उसको पहले ही टाला जा सके, रोका जा सके। साथ ही साथ जमीन पे कई सारी सहूलियतों को बढ़ावा दिया सके। इसी के लिए हम कई तरह के उपग्रह भी ऊपर लॉन्च करते रहते हैं, कई सारे उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। तो इसी पहल के तहत जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने अब अपने तीसरे कॉपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह यानी सेंटिनल-C को पृथ्वी से लगभग 700 किमी की ऊंचाई में सूर्य समकालीन कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षित कर दिया है। इस उपग्रह को लॉन्च कहां से किया गया था? फ्रेंच गयाना में यूरोप के स्पोर्ट वेगा सी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें कॉपरनिकस कार्यक्रम के बारे में, जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यक्रम है, तो अब तक इस कार्यक्रम के तहत ये 6वां सेंटिनल उपग्रह है। असल में सेंटिनल-1C जो है वो पहले सेंटिनल-1 नक्षत्र को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कि यह पूरी पृथ्वी को वैश्विक कवरेज दे सकता है और जो डेटा है उसको भी आसानी से अनुकूलित तरीके से भेज सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कक्षा है जिसमें ये चक्कर लगाता है, उसमें 2 समान उपग्रह भी शामिल हैं। उपग्रह जो है ये एक बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार उपकरण ले जा चुका है, जिसकी वजह से पृथ्वी पे चलने वाले समुद्री यातायात और पृथ्वी पे होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों का पता लगाने की हमारी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करें खेल समाचारों की, तो सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। 12 दिसंबर 2024 को फीफा ने घोषणा की कि सऊदी अरब 2034 पुरुषों के विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित असाधारण फीफा कांग्रेस के दौरान हुआ। यह पहली बार है जब सऊदी अरब फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसमें 48 देश टूर्नामेंट के 25वें संस्करण में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सऊदी अरब की बोली ही एकमात्र प्रस्तुत की गई थी। इसे एक दूरस्थ ऑनलाइन वोट में 200 से अधिक फीफा सदस्य संघों द्वारा सराहा गया। फीफा ने यह भी घोषणा की स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को 24वें पुरुष विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे, जिसमें 3 दक्षिण अमेरिकी देशों में एकल मैच होंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो फीफा जो है वैश्विक फुटबॉल का सबसे बड़ा कप है और इसी वजह से इसकी जो आप कह सकते हैं लोकप्रियता है, उसकी वजह से लगभग हर देश चाहता है कि वो फीफा विश्व कप की मेजबानी करे, ताकि उसका जो पर्यटन है उस देश का वो बढ़ता है, साथ ही साथ उसे आर्थिक लाभ भी काफी ज्यादा होता है। तो फीफा ने अभी 25वें और 24वें संस्करण के बारे में जानकारी दी है। जो 24वां संस्करण है वो तो 3 देश मिलके मेजबान करेंगे उसकी, तो एक स्पेन है, एक पुर्तगाल है, एक मोरक्को है, ठीक है। वहीं पे जो 25वां पुरुष संस्करण है वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया ही उसकी मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में 48 देश जो होंगे वो भाग लेंगे और सऊदी अरब ने जो बोली लगाई थी मेजबानी करने के लिए, उसमें जो फीफा संघ है उसमें 200 से अधिक फीफा सदस्यों ने इसको वोट दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखनी है। स्पोर्ट्स न्यूज में आगे बढ़ते हुए, अर्जुन एरिगेसी 2800 ELO रेटिंग तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने शतरंज में। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी विश्वनाथन आनंद के बाद 2800 की गोल्ड स्टैंडर्ड ELO रेटिंग्स तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय और विश्व भर में 16वें खिलाड़ी बन गए। अर्जुन के अब 2801 रेटिंग अंक हैं और वर्तमान में विश्व में 4थे स्थान पर हैं, जो USA के हिकारू नाकामुरा से ठीक नीचे है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने बुदापेस्ट हंगरी में
45वें शतरंज ओलंपियाड में टीम को स्वर्ण और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने अप्रैल 2024 में मैनोर्का ओपन खिताब भी जीता, जीएम स्क्रिल अलेस्को और मकेश चिकाव को हराया था। तो इसी वजह से इनको ये उपलब्धि हासिल है। अब हम बात करें मुख्य दिनों के समाचारों के बारे में। तो पहला है निरपेक्षता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 12 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि देशों के बीच संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के महत्व पे जोर देता है ताकि जो मानव कल्याण है विश्व में वो सुनिश्चित किया जा सके और पूरे विश्व में मानव जाति के खिलाफ जो भी खतरे हैं उनको भी रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 फरवरी 2017 को दिसंबर 12 को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस घोषित करने वाले प्रस्ताव को अपनाया था। निरपेक्षता का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 दिसंबर 2017 को ही मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2024 12 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएससी दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम है स्वास्थ्य, यह सरकार पर है, जो नेताओं को सबसे गरीब और सबसे कमजोर आबादी के लिए सस्ती या मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाती है। यूएससी 2030 ने यूएससी और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए साझेदारी के गठबंधन के साथ मिलकर 2024 यूएससी दिवस अभियान की शुरुआत की। 2024 की यूएससी पार्टनरशिप ग्लोबल मीटिंग 11 से 13 दिसंबर 2024 तक लियोन, फ्रांस में आयोजित की गई थी। अब हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेगम्स का विमोचन किया। नवंबर 2024 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली के भारतीय हैबिटेट सेंटर में विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेगम का विमोचन भी किया। उन्होंने टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास में एक जटिल व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिन्होंने भारत पे ब्रिटिश औपचारिक नियंत्रण का विरोध किया था। पुस्तक टीपू सुल्तान के जीवन और शासन का विस्तृत विवरण प्रदान करती है, उनकी उपलब्धियों और विवादास्पद नीतियों का अन्वेषण करके उनकी विरासत का एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। टीपू सुल्तान की बात करें, हम जानते हैं कि वो भारत के एक महान शासक हुए हैं, तो उनके जीवन के बारे में ये किताब लिखी गई। रैंक और रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो S&P ग्लोबल्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को 6.8% तक बरकरार रखा। दिसंबर 2024 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने रिपोर्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% पर अपरिवर्तित रहेगी, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इंडिया आउटलुक फॉर 2025 शीर्षक वाली रिपोर्ट्स ने शहरी मांग को प्रभावित करने वाली धीमी राजकोषीय वृद्धि को उजागर किया, जबकि वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को 6.9% तक बढ़ा दिया। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 24 में 8.2% तक बढ़ी है, जबकि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो अपेक्षा से कमजोर थी। रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में 5.4% से घटकर 25 में 4.5% तक हो जाएगी और 26 में फिर बढ़कर 4.6% तक हो जाएगी। अब हम बात करें अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज के बारे में, तो यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 भारतीय पारिस्थितिकी विवाद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए सम्मानित किया गया। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी ने 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड विजेता की घोषणा की। भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में उनके आजीवन उपलब्धियों के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों संगठनों को मान्यता देता है जो पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान दे रहे हैं, विशेष रूप से भूमि क्षरण, सूखा और मरुस्थलीकरण से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने आरंभ से अब तक 122 पुरस्कार विजेताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मान्यता दी गई है, जिसमें 7 विश्व नेता, 70 व्यक्ति और 19 समूह या संगठन शामिल है।
कर्नाटक पुलिस ने उद्घाटन FICIC ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता। 2024 के दिसंबर में कर्नाटक राज्य पुलिस को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण श्रेणी में उद्घाटन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ड्रोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। KFC को आतंकवाद विरोधी केंद्र आंतरिक सुरक्षा प्रभाग के 2023 में स्थापित अपने रिमोट पायलट परीक्षण संस्थान के लिए मान्यता प्राप्त हुई। RPTI का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की ड्रोन संचालन में विशेषता को बढ़ाना है, जिससे निगरानी, मानचित्रण, वाहन ट्रैकिंग और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अपने आरंभ से ही 270 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें से 170 ने नागर विमानन मंत्रालय के नियमों के अनुसार ड्रोन लाइसेंस प्राप्त किए। अब हम बात करें शोक समाचारों के बारे में, तो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता राज मनचंदा का निधन। दिसंबर 2024 में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा, जिन्हें द ओल्ड फॉक्स के नाम से भी जाना जाता था, इनका 69 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने 1977 से 1982 तक लगातार 6 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीती थी और सेवाओं के लिए 11 खिताब जीते। मानचंदा ने भारतीय स्क्वैश टीम को 1981 एशियाई टीम चैंपियनशिप में कराची में रजत पदक और 1984 चैंपियनशिप में जॉर्डन में कांस्य पदक दिलाया। स्क्वैश से दूर जाने के बाद वह दिल्ली में एक्सिबिशन इंडस्ट्रीज में एक सलाहकार के तौर पर कार्यरत थे। इसी के साथ हमने इन महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमने यहाँ पढ़ा या समझा उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।